Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss physics class 11 chapter 1 measurement conceptual questions. Now question number 1 है जी, for an answer to be complete the unit need to be specified. Why? जब हमने किसी आंसर को completely डिफाइन करना है तो हमें क्या चाहिए, यूनिट्स स्पेसिफाइड करना लाजमी है। बगैर यूनिट के हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होगा, उसकी वजह क्या है? It is important to specify the units with a numerical value for the answer to be complete. ये ज़रूरी होता है कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे उसका यूनिट डिफाइन करें अगर हमने आंसर को करेक्ट दिखाना है। Because a number without a number is only a magnitude and it is not a meaningful. अगर नंबर के आगे कोई यूनिट नहीं है तो वो क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है और हमें ये नहीं पता लगेगा कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। So by defining units with a number, we can assure ourselves what we have actually calculated. तो जब हम किसी नंबर के आगे उसका रिलेटेड यूनिट लिखेंगे तो अगला जो है समझ जाएगा कि हमने क्या चीज़ कैलकुलेट की है और हम अपने आप को भी एश्योरिटी दे सकते हैं कि जो हमने कैलकुलेशन की है वो उसी यूनिट के लिए की है। For example, talking about the length or diameter, only writing a number such as 2, 3, 5, etc. has no meaning that what we have calculated. अगर हम लेंथ या diameter को कैलकुलेट करें तो सिर्फ हम लिख दें नंबर 2, 3, 5 तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा कि हमें क्या कैलकुलेट किया है। हम समझेंगे क्या ये वॉल्यूम है, क्या ये स्पीड है, क्या ये एरिया है, क्या ये विड्थ है, व्हाट इज दिस? So for the answer of length or diameter to be correct, we have to assign the related units such as centimeter, millimeter, meter. तो जब हमने बताना है कि लेंथ या डायमीटर हमने कैलकुलेट किया है तो उसको सही करेक्ट दिखाने के लिए हमें जो है वो उसके आगे लेंथ से रिलेटेड यूनिट लिखने पड़ेंगे। जैसे हम लेंगे 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 मिलीमीटर, इसी तरह 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर, 3 मिलीमीटर, 3 किलोमीटर, 5 मिलीमीटर, 5 माइक्रोमीटर। तो जो लेंथ रिलेटेड यूनिट है जब तक हम वो नहीं लिखेंगे तो हम ये नहीं बता सकते कि जो हमने वैल्यूज लिखी हैं वो आया लेंथ की हैं, डायमीटर की हैं, वॉल्यूम की हैं, स्पीड की हैं, तो आंसर भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। So the readers and the doers all know what is calculated in a particular problem. अब जब हम यूनिट को स्पेसिफाई करते हैं तो जो हमें पढ़ने वाला होता है वो भी समझ जाता है कि हमने क्या कैलकुलेट किया और हमें खुद भी समझ आता है कि हमने क्या चीज़ कैलकुलेट की है। Now question 2 is what are the advantages of using international system of units? International system of units को यूज करने के advantages क्या हैं? सबसे पहले तो जो SI या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं वो क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है यूनिट्स का। It enables scientists to exchange their observation of results with each other and serve as a source of communication between them. इससे क्या होता है, जब तमाम साइंटिस्ट एक चीज़ की एक ही यूनिट यूज़ करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे को अपने डाटा वगैरह शेयर कर सकते हैं और ये जो है एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी किरदार अदा करते हैं यूनिट्स। इट असाइंस ओनली वन यूनिट टू अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। हर फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट असाइन होगा, जैसे लेंथ का हो गया मीटर, टेम्परेचर का केल्विन। अब केल्विन जो है वो हम लेंथ के लिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि टेम्परेचर का जो असाइन यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। Such as for length it is meter, for time it is second, etc. Now question number 3 है जी, how many radians account for the circumference of circle? How many c radians account for the circumference of sphere? एक circumference of circle के अंदर कितने radians होंगे और एक circumference of sphere के अंदर कितने c radians होंगे वो हमें बताना है। From f is equivalent to r theta, जब हम थीटा के लिए इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी s over r। circumference of circle का फॉर्मूला होता है जी 2 pi r, तो s बाई आर हो जाएगा जी 2 पाई, और जब हम s बाई आर की जगह थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। नाउ अब जो स्टील रेडियंस है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो कितने होते हैं 4 पाई।
Surface area of sphere 4 pi into r square. 1 स्टीरेडियन जो होता है वो होता है जी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। 1 स्टीरेडियन हो जाएगा जी 4 पाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है जी व्हाट इज द लीस्ट काउंट एरर, हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस्ड। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है और हम लीस्ट काउंट एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। The least count error is the smallest measurement that can be taken using a measuring instrument। जो smallest reading या कैलकुलेशन हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए ले सकते हैं तो वो क्या होगा, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट एरर होगा। अब लीस्ट काउंट एरर को हम कैसे कम कर सकते हैं। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट विद हायर प्रिसीजन। एक तो हमें चाहिए कि हम जो इंस्ट्रूमेंट जो हायर प्रिसीजन का यूज करें, जो मेजरमेंट टेक्निक्स हैं उनको बेटर यूज कर सकें। Now question number 5 है जी why including more digits in answer does not make it more accurate। जैसे जैसे आंसर के अंदर more digits को इन्वॉल्व करते जाते हैं, इंक्लूड करते जाते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट क्यों नहीं होता, उसकी रीजन क्या है। आंसर है जी including more digits in answer does not make them more accurate if the precision of the measurement or calculation isn't improved। ज़रूरी नहीं कि जब हम आंसर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट्स को इंक्लूड करेंगे तो हमारा आंसर एक्यूरेट होगा। वो तब तक एक्यूरेट नहीं हो सकता जब तक जो हमारे प्रिसीजन है मेजरमेंट की हम उसको इम्प्रूव करें। एक्स्ट्रा डिजिट बियॉन्ड द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट कैन क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ एक्यूरेसी। अगर हम ज़्यादा डिजिट्स इन्वॉल्व करेंगे और जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन है उससे बियॉन्ड चले जाएंगे डिजिट्स की लिमिट, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा इन सेंस ऑफ एक्यूरेसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है जी व्हाट डिटरमिन्स द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। The precision of measurement is determined by the smallest units on the measuring scale or instrument used। जो प्रिसीजन है किसी भी मेजरमेंट का वो डिटरमिन होता है जो हम मेजरिंग स्केल या इंस्ट्रूमेंट को यूज करें, जो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है वो उसकी प्रिसीजन को डिटरमिन करता है। The more finely divided the unit, the greater the potential precision in measurement। जितने जितने हमारे पास smaller units होंगे उस रीडिंग के, तो हमारे पास प्रिसीजन क्या होगी, उस इंस्ट्रूमेंट की इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल a screw gauge is generally more precise than vernier caliper। जो screw gauge है वो वर्नियर कैलिपर से ज्यादा प्रिसाइज है। उसकी वजह क्या है, दिस इज बिकॉज a screw gauge uses the pitch of screw thread to measure very small distance। जो screw gauge होता है वो जो pitch होती है हमारे पास उसको यूज करता है to measure small distances resulting in finer division and higher precision compared to the vernier caliper which relies on the alignment of multiple scales for measurement। वर्नियर कैलिपर में हम क्या करते हैं, जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है उसकी अलाइनमेंट देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रिसीजन कम होती है। जबकि स्विग वेज में हम पिच को यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस, जिसकी वजह से हमारे पास जो उसकी प्रिसीजन है वो इंक्रीज हो जाती है। Now question number 7 है कि if two quantities have different dimensions, is it possible to multiply or divide? Can we add and subtract them? अगर दो क्वांटिटीज ऐसी हैं कि जिनकी डायमेंशंस डिफरेंट है, क्या हम उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं? और फिर पूछे क्या हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। It is possible if the two quantities have different dimensions we can multiply and divide quantities। अगर तो दो डायमेंशन ऐसी जिनकी जो डायमेंशंस है वो बिल्कुल ही सिमिलर नहीं है, होमोजीनियस डायमेंशंस नहीं है किसी भी दो क्वांटिटीज की, तो हम उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड तो कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास होमोजेनिटी नहीं होगी डायमेंशन के अंदर तो हम उन दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वी नीड होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द सेम डायमेंशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है जी द ह्यूमन पल्स एंड द स्विंग ऑफ अ पेंडुलम आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स, व्हाई आर दे नॉट ऑफन यूज्ड। जो ह्यूमन पल्स रेट है या जो पेंडुलम का स्विंग होना है वो पॉसिबल टाइम यूनिट्स हैं, लेकिन वो क्यों नहीं यूज किए जाते, उसकी वजह क्या है। Human pulse and pendulum swings are not often used as time
units due to their variability and length of instant generation across different contexts and environments. ह्यूमन पल्स और पेंडुलम टाइम यूनिट्स के तौर पे इसलिए नहीं इस्तेमाल हो सकते क्योंकि वो हर कंडीशन में जो है वो वेरिएशन शो करते हैं। जैसे हम हार्ड एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे क्या है पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगा, या कोई हमें डिजीज हो जाता है जो है उससे भी हमारा पल्स रेट क्या होता है अफेक्ट होता है। पल्स रेट जो है वो एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी वी आर डूइंग। इसी तरह सिंपल पेंडुलम जो है वो हर वेदर में जो है वो सेम बिहेवियर शो नहीं करता, उसकी जो लेंथ है वो भी अफेक्ट हो रही होती है। इसकी वजह से जो हमारे पास ह्यूमन पल्स और पेंडुलम ऑफ स्विंग है वो टाइम यूनिट्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रही, क्योंकि उनके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं पाई जाती है, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इज दैट इक्वेशन आर राइट इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या वो सही इक्वेशन भी है कि नहीं। If an equation is dimensionally correct, it indicates consistency in units. अगर तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उसमें क्या है जो यूनिट्स की कंसिस्टेंसी है वो तो इंडिकेट हो रही है, लेकिन वो ये गारंटी नहीं करती कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो आया वो इक्वेशन ही सही हो, क्योंकि इक्वेशन का सही होना डिपेंड करता है हमारे पास जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स यूज होते हैं इक्वेशंस के ऊपर, उनकी क्या वैल्यूज हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यूज होती हैं, उनके ऊपर इक्वेशंस का सही होने का दारोमदार उन कॉन्स्टेंट्स के ऊपर होता है। If dimensions of both sides of equations are equal, the equation is dimensionally correct, but it is not necessary for the particular equation to be physically correct. वो dimensionally तो correct हो सकती है लेकिन physically correct होना उसके लिए necessary नहीं है। वो डिपेंड करता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज है वो क्या यूज की जाती हैं। Now that's all about for the conceptual questions of chapter number 1. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज अनाउंसमेंट ला रहा हूँ, तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।